हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अमाइड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, उसके स्ट्रक्चर को समझा था, बनाने के मेथड्स को समझा था, रिएक्शंस को समझा था। और अमाइड्स फंक्शनल ग्रुप में एक रिएक्शन अपना हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन ये बच जाता है। तो आज के क्लास में एग्जैक्टली हम लोगों को इसी रिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है और बस फिर बातें हो जाएंगी ख़त्म। सो कम ऑन, आज हम लोग इसको भी ख़त्म करके ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स, जो चार फंक्शनल डेरिवेटिव्स हम लोगों ने पकड़े हैं, एसिल क्लोराइड एंड हाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड, चारों को फिनिश करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बातें करना शुरू करेंगे। सो हमारे पास कोई प्राइमरी अमाइड का होना ज़रूरी है, ठीक। NH2 होना चाहिए, पूरा प्राइमरी होना चाहिए। इसका रिएक्शन ब्रोमीन और जैसे NaOH या KOH के जैसा कुछ स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, थोड़ा हीट करो तो तुम देखोगे बन जाएगा RNH2, प्राइमरी अमीन। तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे बीच में से इसको यहाँ से और यहाँ से इसको काट करके हटा दिया और सीधे R को ले जा करके NH2 में जोड़ दिया। तो यस, फील करो वैसा, हम चाहते हैं कि तुम वैसा फील करो कि इस एल्किल ग्रुप को या जो भी चेन यहाँ, कार्बन चेन यहाँ पर है, तुमने सीधे इसको यहाँ से हटाया और सीधे इन दोनों को ले जाकर के आपस में जोड़ दिया। प्लस बैलेंस करोगे ट्वाइस NaBr प्लस 2CO3 प्लस और भी कुछ बन सकता है, लेट अस वॉच। हमको नहीं लगता कि और कुछ बनेगा। ये 4 सोडियम यहाँ पर हमको जमाने पड़े हैं। ये ब्रोमीन जो है NaBr में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन जो है Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो रहा है हम लोग मैकेनिज्म में भी जाएंगे, राइट। तो 4 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों को कम से कम लेना पड़ेगा, 4 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड और 4 हाइड्रोजन एटम्स को मेकअप करने के लिए 2H2O भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब लगता है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और हम लोगों को बहुत बार बैलेंस्ड इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि ये था अपना अमाइड और इसका रिएक्शन हम लोगों ने NaOH और ब्रोमीन या KOH और ब्रोमीन के साथ कराया और ये बन गया अमीन। बाकी क्या क्या आया गया उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना, तो धीरे धीरे अपने आप तुम करते चले जाओगे। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको पता ही नहीं होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए, तुम मत लिखो। दूसरी बात है, हम क्लियर रहना चाहते हैं कि ये खर्च किया और ये बनाया, बाकी और भी चीज़ें छोटी मोटी साथ में एसोसिएटेड रही होंगी, उनकी हम ज़्यादा फिक्र नहीं करते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फ़िक्र नहीं करते, तुमको आता ही नहीं। तुम फिक्र नहीं करते वो दूसरी बात है, लेकिन हमको आता है। तो हमको पता है कि और क्या क्या जोड़ जाड़ करके रिएक्शन बैलेंस कर ले जाएंगे, लेकिन हम लिखना नहीं चाहते। हम जस्ट क्लियर रहना चाहते हैं कि अमाइड खर्च हुआ, अमीन बना। और रिएक्शन किससे कराना पड़ा? NaOH और ब्रोमीन से। रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक, मैकेनिज्म अगले पेज पर देखेंगे, लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा अमाइड। ये हाइड्रोजन थोड़ा तो एसिडिक है। हाइड्रोक्साइड आयन वैसे उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इस हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा ले करके भाग पाए, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे 1 लाख बार ट्राई करेगा तो 1 करके भाग पाएगा। तो यहाँ से H+ निकाल करके इसको दे दो, ठीक। इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर। सो इट गोज RCON पर -H प्लस H2O। अब यहाँ पर एक ब्रोमीन जोड़ना है, तो ब्रोमीन हम लोगों ने ले ही रखा था, वहीं से चलो ब्रोमीन पकड़ लाते। अपना लोन पेयर डोनेट करके ब्रोमीन को पकड़ लेगा, एक ब्रोमीन निकल जाएगा। सो RCON के साथ एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन। ध्यान देना, ब्रोमीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये वाला ब्रोमीन इधर रिएक्शन कर रहा होगा तो दूसरा ब्रोमीन नाराज होकर के भाग जाता है कि तुम उसके साथ रिएक्शन कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ, हम जा रहे हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। सो इफ यू विश यू कैन राइट Br-। इसको कहते हैं ब्रोमोअमाइड या
तो इसी को ब्रोमामाइड भी पढ़ देते हैं, और इसी वजह से रिएक्शन का नाम भी है हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब ये जो ब्रोमामाइड बना लिया है, जो ब्रोमामाइड बना लिया है, इस ब्रोमामाइड को थोड़ा अलग लाते हैं, RCON, और इसके साथ एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है। H को और ब्रोमीन को दोनों को निकाल देंगे, दोनों को निकाल देंगे तो नाइट्रोजन सीधा बिल्कुल अकेले खड़ा है। ध्यान देना, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। H कैसे निकलेगा? डेफिनेटली H प्लस बन करके निकलेगा। तो हो क्या रहा है, हम इस चीज़ को 2 स्टेप्स में यहाँ तक पहुँचाएंगे। जो OH माइनस है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर पहुँचेगा, और RCON के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे माइनस। ये ब्रोमीन अपने वैकेंट d ऑर्बिटल से माइनस के चार्ज के साथ रेजोनेंस करके उसको स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए थोड़ा आसानी से बन जाएगा। फिर इस माइनस के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रोमीन निकल जाएगा। सो RCON 2 लोन पेयर रहेंगे और ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक, न्यूट्रल। यहाँ पर ध्यान देना, नाइट्रोजन के आसपास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 इस बॉन्ड में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं नाइट्रीन। इसी तरह का हम लोगों ने कार्बीन देखा था, जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रल कार्बन है और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बीन था। तो नाइट्रीन और कार्बन एक दूसरे के ही जैसे हैं। जैसे यहाँ कार्बन था वैसे यहाँ नाइट्रीन है। कार्बन न्यूट्रल है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन। नाइट्रोजन न्यूट्रल है और 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास कुल मिलाकर के, तो नाइट्रीन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रीन है। डेफिनेटली अनस्टेबल होगा। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन डेफिनेटली अनस्टेबल होगा। यहाँ से रिएक्शन अगले पेज पर ले चलते हैं। ये नाइट्रीन हुआ, CON लोन पेयर एंड लोन पेयर। जस्ट अ मोमेंट, हमें एक दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत है। यस, आई एम बैक। तो देखो, ये जो नाइट्रीन है इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा। कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। ये एल्किल ग्रुप यहाँ से निकल करके इस पर माइग्रेट कर जाएगा, नाइट्रोजन पर। यही रीअरेंजमेंट स्टेप है, हाफमान रीअरेंजमेंट यहीं पर हो रहा है, ठीक है। इस रीअरेंजमेंट में रखते हैं और इसीलिए रिएक्शन का नाम हाफमान ब्रोमामाइड। तो ये रीअरेंजमेंट जो भी एल्किल ग्रुप है यहाँ से निकल करके नाइट्रोजन पर चला जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? O डबल बॉन्ड C, इसने लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। एल्किल ग्रुप यहाँ इसके पास चला आया तो एल्किल ग्रुप यहाँ जोड़ दो, और एक लोन पेयर बचा है तो जोड़ दो। अब देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर बचा रखा है। 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर का भी 2 इलेक्ट्रॉन उसी में शामिल कर दोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसको आइसोसाइनेट कहते हो, आइसोसाइनेट। सीधा सीधा लिख लो तो R सिंगल बॉन्डेड N डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O, आइसोसाइनेट बन गया। अब इसी की हाइड्रोलिसिस हमको आगे करनी है, तो आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करो। R सिंगल बॉन्डेड N डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O। पानी का एक मॉलिक्यूल लाओ, H पर प्लस O पर माइनस, फिर से H पर प्लस और O पर माइनस। पानी के 2 मॉलिक्यूल्स को लाओ, इस बॉन्ड को यहीं से ब्रेक कर लो। तो इसमें क्या जोड़ोगे? H और H जोड़ोगे, क्योंकि नाइट्रोजन पर जब भी आएगा माइनस माइनस आएगा, कार्बन पर जब भी आएगा प्लस प्लस आएगा। तो H प्लस इस पर जोड़ो, H प्लस इस पर जोड़ो, तो देखो ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, RNH2। और OH माइनस इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OH OH। अगर तुम ध्यान से समझ सको तो ये H2CO3 है, और H2CO3 H प्लस लूज कर सकता है, तो NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा। NaOH लिया था हमने शुरू में ना, तो ये हो जाएगा Na2CO3
प्लस 2H2। तो तुम कह सकते हो यहाँ देखो जो दो पानी का मॉलिक्यूल खर्च हुआ था, यहाँ पर तो दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स निकल गए, खर्च हो गया। तो बदले में अगर हम इस स्टेप को सीधे सीधे लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं ना। ओके, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। दो पानी के मॉलिक्यूल्स को खर्च करके इसका हाइड्रोलिसिस किया, RnH2 और H2CO3 बनाया, H2CO3 NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 और 2H2O। तो पानी के दो मॉलिक्यूल खर्च हुए, दो मॉलिक्यूल बन गए, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल करा दें तो हम कह सकते हैं कि NaOH खर्च हुआ, और लिख सकते हैं कि Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस ट्वाइस NaOH मिला करके RnH2 प्लस Na2CO3। तुम सीधा सीधा लिख सकते हो। हम इसके मैकेनिज्म में नहीं गए ना, हम मैकेनिज्म में भी जा सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इसके मैकेनिज्म में नहीं गए। हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म सारा एक जैसा ही होता है। तुम किसी एक चीज़ का, छोटे से छोटी चीज़ का मैकेनिज्म लिखना जानते हो तो इसी को आगे बढ़ा बढ़ा करके, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक बार हाइड्रोलिसिस होगी, डबल बॉन्ड रहेगा तो 2 बार हाइड्रोलिसिस होगी, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 3 बार हाइड्रोलिसिस होगी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 बार हाइड्रोलिसिस होगी, और क्या। अभी पिछले क्लास में हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़े थे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके 3 बार भी हाइड्रोलिसिस करने का प्लान हमने तुमको बताया था। तो सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस नियरली एक जैसे होते हैं, ठीक, उनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो कोई भी एक मैकेनिज्म जानते हो तो उसको धीरे धीरे सोच सोच करके, एक्सटेंड कर करके तुम सब जान सकते हो। इसीलिए हम लोग हर बार जो है ना हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म लिखना पसंद नहीं करते। जस्ट कहते हैं पानी का मॉलिक्यूल तोड़ करके यहाँ पर जोड़ लो। जिस दिन तुम्हारा दिमाग जागेगा तुम सब मैकेनिज्म फटाफट फटाफट लिख ले जाओगे। वहाँ तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगता है। और अगर हम ये सारे मैकेनिज्म्स बताते चले जाए तो तुमको लगेगा तो ठीक कि हाँ भाई गुरुजी बहुत मैकेनिज्म पर मैकेनिज्म बताए चले जा रहा है, लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो अच्छा पढ़ाना नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ गलत होगा कि तुमको इतना मैकेनिज्म हमने बता दिया कि अब तुम अपने से सोचने के लायक नहीं। और असली चीज़ यही होता है कि तुम अपने से सोचने के लायक बन जाओ। हम कितना बता देते हैं वो कम इम्पॉर्टेंट है, तुम अपने से कितना सोच पाते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उतना ही बताना है कि तुम्हारे पास अपने से सोचने का स्कोप बचा रहे। तो पानी का मॉलिक्यूल हमने पहले यहाँ पर जोड़ा, फिर ये बनाया, फिर NaOH से रिएक्शन कराया, Na2CO3 और H2 और H2H2 कैंसिल करा लिया, सिंपल। तो कह दिया NaOH खर्च हो रहा है, तो 2NaOH RnH2 प्लस Na2CO3, सो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्या था, देखो कैसे रिव्यू करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या था, RCONH2, बीच में फिर RCO। कैसे याद रखोगे तुम चीज़ों को, NHBr ब्रोमोअमाइड, फिर इसमें से ये H और Br दोनों निकल गए, RCON नाइट्रीन, फिर ये एल्किल उस पर माइग्रेट कर गया, तो C डबल बॉन्ड N और R, या फिर इसी को तुम सीधा सीधा लिखना चाहो तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसका हाइड्रोलिसिस करा लिया तो RnH2। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। बहुत बार तुम अपने से कर ले जाते हो, बहुत बार हम लोग भी तुम्हारे लिए कर देते हैं, तो इस बार हमने तुम्हारे लिए कर दी। इस मैकेनिज्म को आसानी से याद रखना है, तो इस फ्लो को याद रखना है कि तुमको यहाँ से होते हुए ऐसे पहुँचना है। तुम सीधा क्या करोगे, सोचोगे कि सीधा मैकेनिज्म लिखते चले जाए, सीधा आगे बढ़ते चले जाएंगे और फाइनली प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन जब तुम बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हो तब ये चीज़ जो हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारे दिमाग में अपने आप बन जाता है, फिर तुम सीधा मैकेनिज्म लिखते चले जाओगे। तो ये चीज़ अगर माइंड में रखोगे कि हाँ यहाँ से गुजरना है, तो मैकेनिज्म लिखना है तो सीधे यहाँ से यहाँ नहीं सोचना यहाँ से यहाँ पहुँचने का मैकेनिज्म क्या रहा होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने का मैकेनिज्म क्या रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने का मैकेनिज्म क्या रहा होगा। तो एक बड़ा मैकेनिज्म है जिसमें 2-3 मैकेनिज्म शामिल है। तो ये छोटे छोटे पार्ट मैकेनिज्म तुम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। सो चलो, ये हो गई बातें हाफमान ब्रोमामाइड के मैकेनिज्म पर। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लें। जैसे कह दो अपने पास CH3 CH2 CH2 CONH2 है, इसको हम लोग ब्रोमीन और KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो बस इसको बीच में से हटाओ, इसको ले जाकर उसमें जोड़ दो, बात ख़त्म। सब मैकेनिज्म वगैरह किनारे करो, जो रिएक्शन का नेट रिजल्ट है इसको ले जाकर के इसमें जोड़ दो, बात खत्म।
ब्रोमीन एंड KOH, इसको बीच में से हटाओ, इसको ले जाकर इसमें जोड़ो, बात खत्म करो। मैकेनिज्म लिखते रहना तुम धीरे धीरे, ठीक, प्लस अदर थिंग्स बैलेंस। तो इस तरह से रिएक्शंस आसानी से पूरी करी जा सकती हैं। साइक्लिक इमाइड्स CONHCO, ये सीधा सीधा तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं दे सकता है, ठीक, लेकिन हाँ इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें, जैसे इसको मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करने का मौका दे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और बन जाएगा CONH2COONA। अगर हाइड्रोलिसिस कनेक्ट नहीं कर पाया तो ऐसे सोचना कि H पर प्लस और H पर माइनस, H प्लस को किस में जोड़ोगे, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, तो H प्लस को ले जाकर के इसमें जोड़ देना तो ये NH2 हो जाएगा। OH को ले जाकर इसमें जोड़ देना तो ये हो जाएगा COOH, ठीक, CO है, OH जोड़ दोगे तो COOH हो जाएगा। और जब इसका, चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो Na करेगा ही करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा COONA प्लस वाटर। तो जो वाटर इधर खर्च हुआ था वो वाटर इधर निकल गया और एग्जैक्टली NaOH खर्च हो रहा है। तो इसीलिए सीधे सीधे NaOH के साथ रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड न लिख करके उसका सोडियम सॉल्ट बना लोगे। तो यहाँ तक पहुँचे, फिर इसमें हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से NaOH एंड Br2। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से निकल करके नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको बीच में से हटाओ, सो NH2COONA। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका रिएक्शन किसके साथ करा है, NaOH, फिर NaOH एंड Br2। तो दो बार रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, कई बार में तुम NaOH और ब्रोमीन मिलाओ, ये सब अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि पहले स्टेप में क्या चाहिए, NaOH, दूसरे स्टेप में क्या चाहिए, NaOH। तो जब तुम NaOH मिलाओगे तो पहला स्टेप भी होगा और ब्रोमीन भी उसी में मिला रखा है, तो ये सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। तो यही रिएक्शन तुम्हें लिख दिया जाए तो हम ऐसे लिख दे सीधे सीधे कि ये अपना था स्टार्टिंग मॉलिक्यूल और इसको हमने NaOH और ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो ये बन गया NH2 एंड COONA। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दो स्टेप्स रहे होंगे। एक स्टेप रहा होगा हाइड्रोलिसिस, जिसमें सबसे पहले ये बना होगा, और दूसरा स्टेप रहा होगा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें ये अमाइड ग्रुप से अमीन ग्रुप बन जा रहा है। तो हाफमैन ब्रोमामाइड में कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट अमाइड ग्रुप का अमीन ग्रुप हो जा रहा है। CONH2 से H2 हो जा रहा है और ये जो CO निकला वो बेसिक मीडियम में है। NaOH रहेगा तो Na2CO3 बन जाएगा, KOH रहेगा तो K2CO3 बन जाएगा, या जैसा जो लेकर के चलोगे उसका कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम कार्बोनेट। सो ये हुई रिएक्शन पर काफ़ी सारी बातें। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। चलो कह दिया कि ये कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अगर जोड़ा है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेगा। कह दो यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप R1, यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप R2, यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप R3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2। ये कार्बन एसिमेट्रिक है, यहाँ ब्रोमामाइड रिएक्शन करा रहे हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा रहे हैं। जो जो होता है हम सब जानते हैं, हम सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं कि इन ग्रुप्स के ओरिएंटेशन का, ठीक, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये प्लेन में इन ग्रुप्स के ओरिएंटेशन पर इस रिएक्शन की वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमको डिस्कस करना है। तो देखो हम जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ये CON नाइट्रीन बन जाएगा। तो नाइट्रीन बनने में तो इधर कुछ हुआ नहीं, जो कुछ हुआ यहाँ पर, तो इन सब का ओरिएंटेशन जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहेगा, R2 एंड R3। देन
अब क्या करना है, इस ग्रुप को इस पर से निकल करके नाइट्रोजन पर आना है। तो होता क्या है कि जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो बीच में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि कार्बन थोड़ा थोड़ा इधर भी कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ ये C डबल बॉन्ड O से भी कनेक्टेड है, ठीक, एक तरफ ये C डबल बॉन्ड O से भी कनेक्टेड और एक तरफ नाइट्रोजन से भी कनेक्शन बना रहा है। पीछे वाले ग्रुप्स पर देखो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, R3 R2 R1 ये जैसे थे वैसे ही हैं। फिर ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और ये बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा। सो R1 C, ये R3, ये R2, ये N, और फिर उसके बाद इन सबको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका कर जगह बनाते हैं पहले, ठीक। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो N हो गया। N के साथ इधर जानते हो ना डबल बॉन्ड बनना है, तो ये डबल बॉन्ड, तो N डबल बॉन्ड C O, आइसोसाइनेट तुम्हारा बन गया। तो तुम देख रहे हो कि ये तीनों जैसे जैसे लगे थे अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी वैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बन जाएगा R1C R3 R2, और ये जो N है वो बदल गया NH2 में। तो अगर तुम ओरिएंटेशन देखो, यहाँ से यहाँ तक फ्लो में चलते चले जाओ, इन तीनों को ओरिएंटेशन पे यहाँ से यहाँ जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इधर सारा रिएक्शन हो रहा था, NH2 से ये नाइट्रीन बन गया, इन सब में कोई चेंज हुआ ही नहीं। फिर जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो तुम ध्यान देखो, इसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, पहले इधर बॉन्ड बनाया था, अब इधर बॉन्ड बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा इधर पैर जमाए रखा है। जैसे हमको बढ़ना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम क्या करते हैं, एक पैर जमाए रखते हैं, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर जब अपना दूसरा पैर आगे बढ़ जाता है तो पिछला पैर फिर आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। तो कुछ वैसे यहाँ से चलकर इसके ऊपर जा रहा है और सिर पर कुछ सामान भी उठा रखा है, तो सिर पर जो सामान है वो ऐसे ही संभाल करके रखा हुआ है, कुछ गिरने नहीं दे रहा है। इधर से बॉन्ड टूट रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है, तो इधर बॉन्ड टूट रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट गया और बदले में ये वाला बॉन्ड बन गया, और सिर पर जो सामान जैसा का था वैसा वैसा का वैसा। स्टीरियो केमिस्ट्री का रिटेंशन मतलब यहाँ पर जैसा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पर भी वैसा ही रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, राइट। इन कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, इन्वर्जन न बदले, रिटेंशन। तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, जिस ओरिएंटेशन में चारों ग्रुप्स यहाँ पर लगे थे, उसी ओरिएंटेशन में चार ग्रुप्स यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक, या रिटेंशन यहाँ बोलेंगे, यहाँ तो 5 ग्रुप जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ नहीं बोलेंगे। इन दोनों को मिला करके, चूँकि ये ट्रांजिशन स्टेट बीच में है तो यहाँ से दोनों को तुम सीधा कनेक्ट कर लेना, दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कि यस रिटेंशन, कि जैसे जिस ओरिएंटेशन में 4 ग्रुप्स यहाँ पर लगे थे उसी ओरिएंटेशन में 4 ग्रुप्स यहाँ पर भी लगे और उसी ग्रुप्स यहाँ पर भी लगे। तो तुम कुछ ऐसा समझो कि इस ग्रुप के बदले बस ये ग्रुप लगा दिया है, और स्टीरियो केमिस्ट्री ओरिएंटेशन जैसा जैसा यहाँ पर था वैसा वैसा यहाँ पर था, बस यहाँ जहाँ CONH2 हुआ करता था वहाँ पर NH2 हो जाएगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब अगर इस कार्बन पर स्टीरियो सेंटर बन रहा है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। सो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, कह दे ये कार्बन एसिमेट्रिक है, यहाँ पर कोई ग्रुप मिथाइल है, यहाँ पर एक ग्रुप इथाइल है, यहाँ पर एक ग्रुप फिनाइल है, और यहाँ पर CONH2 है। हम लोगों ने ब्रोमीन और NaOH के साथ हीट किया, तो जस्ट CONH2 को NH2 लिख दो, बात ख़त्म। यहाँ पर NH2 लिख दो, ये तीनों ग्रुप जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। इसी को बोल रहे हो तुम रिटेंशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक। या फिर कह दो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि NH2 जो है सामने की तरफ लगा हुआ है और तुम इसका ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन करा दे रहे हो, ठीक, हीट। ध्यान देना ये कार्बन एसिमेट्रिक है, तो ये सामने भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो अगर ये सामने की तरफ है तो रिएक्शन होगा, CONH2 का NH2 बन जाएगा, और NH2 भी ठीक उसी ओरिएंटेशन में सामने की तरफ ही आएगा। तो ये सामने था, सामने आया, ये इधर की तरफ था, इधर की तरफ ही आया। बाकी सब कांस्टेंट अपनी जगह, कोई अपनी जगह से इधर उधर भाग नहीं रहा है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिटेंशन, की स्टीरियो केमिस्ट्री में रिटेंशन हो रहा है, ठीक। एक और बात,
जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज एरिलमाइड है, एरिलमाइड में हम लोग हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन करा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सॉरी डेफिनेटली ये अमीन बन जाएगा। ठीक, ये अमीन बन गया। इसी को दो बार और लिख लिया। हम लोग ये देखेंगे कि जब इस रिंग के साथ हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं तो रिएक्शन थोड़ा आसान हो जाता है, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं तो रिएक्शन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि बेंजीन रिंग है, एरल ग्रुप है, ठीक है, रिएक्शन चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया तो इसकी तुलना में ये रिएक्शन आसान हो जाएगा ना। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ भी अपीयर होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर भी अपीयर होगा। जैसे हम लोग यहाँ है CONH2 और यहाँ पर जोड़ दिया मिथॉक्सी, मान ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दिया तो ये NH2 बन गया और यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप, और से यहाँ पर हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप और इधर लगा दिया CONH2 और फिर से हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दिया तो इधर तो नाइट्रो रहेगा ही रहेगा, इधर NH2 बन जाएगा। ये रिएक्शन कंपैरेटिवली आसानी से हो रहा है और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल से हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करें। तो देखो, हम लोग मैकेनिज्म के इस वाले स्टेप पर आए जरा। ये R है, ये CO है, ये N है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट। इस तो जब ये एल्किल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो बीच में ऐसा सिचुएशन आता है कि एल्किल ग्रुप इधर भी कनेक्टेड है और इधर भी कनेक्टेड है और ये दोनों तरफ ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक, एल्किल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक, जैसे तुम देखते हो ना, जैसे तुम दो हाथों से किसी रस्सी पर पकड़ करके लटके हुए और अब तुम्हें क्या करना है, किसी और को बचाने के लिए भी पकड़ना है, तो पहले एक हाथ से रस्सी पर लटके रहो और एक हाथ फ्री करो, फिर इसी हाथ से किसी और को पकड़ लो, उसको भी बचा सकते हो। मूवीज़ में ऐसा अक्सर होता रहता है कि हीरो बेचारा खुद भी लटका हुआ और हीरोइन को भी बचा रहा है उसी में, तो कुछ वैसा। तो देखो, ये जो है एल्किल ग्रुप इधर तो दो इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बनाया हुआ था, फिर उसको नाइट्रोजन से भी अपने आप को कनेक्ट करना है, तो इधर से दोनों हाथ से जो कार्बन को पकड़ रखा है, एक हाथ छोड़ करके किसी तरह से नाइट्रोजन को पकड़ा, तो थोड़ा इधर भी पकड़ा हुआ है, थोड़ा इधर भी पकड़ा हुआ है, फिर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, राइट, फिर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R। तो इस ट्रांसफ़र के लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर बेंजीन रिंग रहा होता, अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग रहा होता तो बेंजीन रिंग के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉनों को आसानी से तोड़ करके बाहर निकाला जा सकता है। बेंजीन रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है। तो अब क्या होने को जा रहा है कि ये इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, पहले इस बॉन्ड की मदद से यहाँ पर अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। तो C डबल बॉन्ड O N, ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इधर अभी नहीं जाएगा, बाद में जाएगा, ज़रूरत नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये रिंग जो है इस तरह से दोनों तरफ कनेक्ट हो गया आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। जब तुम इन दोनों के बीच में इस कार्बन को और इस नाइट्रोजन को जोड़ोगे तो इस पर प्लस आ जाएगा, चार्ज बाकी के बॉन्ड्स बना दे, फिर प्लस का चार्ज डीलोकलाइजेशन करेगा, तो यहाँ से होते हुए यहाँ, यहाँ से होते हुए यहाँ भी जाएगा। और अब जो है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। तो बेंजीन रिंग ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था उसको वापस मिल गया इधर से, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और इधर ये बेंजीन रिंग तुम्हारा ऐसा लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बेंजीन रिंग आसानी से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। और नॉर्मल एल्किल रिंग मतलब ये एल्किल है, ये एरिल है। तो
एल्किल का जो माइग्रेशन हो रहा है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइग्रेशन मुश्किल है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके आसानी से माइग्रेशन कर ले जा रहा है। ठीक, ये आसानी से माइग्रेशन कर ले जा रहा है, एक्स्ट्रा हाथ है, इधर भी पकड़ा है उधर भी पकड़ लिया है, और फिर जब उधर पकड़ लिया तो इधर से छोड़ देगा। तो ये जो माइग्रेशन है यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और अगर ये माइग्रेशन आसानी से होने लगेगा तो मतलब रिएक्शन भी आसानी होगा, माइग्रेशन मुश्किल से होगा तो रिएक्शन भी जो है मुश्किल से होगा। तो ये माइग्रेशन जो है यहां पर आसानी से हो रहा है। ठीक, ये माइग्रेशन यहां पर आसानी से हो रहा है, और इसी वजह से एल्किल की तुलना में एरियल अमाइड्स जल्दी रिएक्शन करेंगे। फिर देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा ग्रुप तुम्हें चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर तुम समझते हो तो तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा होता तो ये पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा आसान हो जाता, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग में लगा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घट जाएगी और ये मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है, ठीक, यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्शन आसान है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्शन डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बीच में पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीच में पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बना देगा। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि एल्किल की तुलना में एरियल ग्रुप्स का माइग्रेशन आसान के अंदर चले जाए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो डोनेटिंग ग्रुप के केस में रिएक्शन आसानी से होगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप के केस में वो ग्रुप आसानी से माइग्रेट कर सकता है, जबकि विड्रॉइंग ग्रुप में रिएक्शन मुश्किल से होगा। विड्रॉइंग ग्रुप को माइग्रेट करते समय पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो विड्रॉइंग ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बना करके रिएक्शन को मुश्किल बना देगा। सो दैट्स ऑल। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में यही है, सिंपल रिएक्शन पहले लिखने आना चाहिए, फिर मैकेनिज्म तुमको समझाया, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिटेंशन की बातें करी, और लास्ट में एरिल और एल्किल पर भी थोड़ा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि माइग्रेशन होते समय क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना है, क्यों डोनेटिंग ग्रुप अगर एरिल बेंजीन रिंग के साथ रहे तो रिएक्शन आसान हो जाता है, और क्यों विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ रहे तो रिएक्शन मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इस क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।